था सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपके सीडीपी या जिसको आप लोग कह लीजिए पेडागोजी या जिसको आप लोग कह लीजिए टीचिंग मेथोडोलॉजी, अलग अलग नाम से आप लोग इसको बुला सकते हो। और आज से इसकी आपकी सीरीज शुरू होने वाली है। और इस सीरीज के अंदर हम लोग जितने भी आपके टॉपिक होते हैं सीडीपी के, उन अलग अलग टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डिफरेंट अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो बिहार 7th फेज के लिए जिसके लिए आप लोग परेशान हो रहे हो, चाहे आपका बिहार का 7th फेज हो, यूपी टेट हो, डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम हो, सुपर टेट हो, या चाहे कोई भी आपका स्टेट का टेट का एग्जाम हो, यानी टीचिंग का चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, और अगर आपको सीडीपी का आपका सब्जेक्ट आएगा तो यकीन मानिए आपको यही से क्वेश्चन टकराएगा, इतनी मैं उम्मीद रखता हूँ। तो मैंने क्या किया है, इस सीरीज के अंदर जितने भी आपके टॉपिक रहेंगे, लाइक आपका जैसे मैंने आज लिया है आपका वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर मैं आपको विकास की अवस्थाएं बताऊंगा। कोई अगली क्लास रहेगी उसमें मैं आपको किसी और टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो इस प्रकार से मैं आपको टॉपिक वाइज चीजें कराने वाला हूँ, ठीक है। और जैसे ही किसी पेपर का नोटिफिकेशन आ जाता है फिर उसकी तैयारी मैं आपको डिटेल में करवा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फिर चलने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अगर मैं आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में कराता, अलग अलग क्वेश्चन एक साथ कराता, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका यही था कि एक एक टॉपिक लिया जाए, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिया जाए और उनको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए, ताकि ये जो चैप्टर है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज आपके पहले टॉपिक जो है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास का, जो आपकी क्लास नंबर फर्स्ट आज आपकी शुरू होने वाली है। एक तरीके से आज आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आप लोग देखना कि कितने पानी के अंदर आप लोग हो, ठीक है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आज से आपकी क्लास शुरू हो गई है और अब कंटिन्यू आपकी क्लास रहने वाली है पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जैसे बिहार 7th फेज या सीटेट का कुछ आएगा तो भाई इसके ऊपर जैसा आप लोगों की डिमांड आएगी तो इसका कोर्स भी आपका आ जाएगा। तो सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गए, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, और उसके बाद मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा डिटेल में, एक एक करके समझेंगे। टॉपिक वृद्धि और विकास का है, तो वृद्धि और विकास से संबंधित जितनी मेन मेन चीजें हैं वही आज आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। आई थिंक अगर आपका पेपर नहीं आया कोई और जब तक ये चैप्टर आपके हो गए तो इन चैप्टर के अंदर आप लोग महारत हासिल कर लोगे, इतना मुझे उम्मीद है, ठीक है। चाहे कोई भी आपका पेपर आ जाए, सीटेट आ जाए, बिहार का 7th फेज आ जाए, या कोई आपका और भी XYZ कोई भी एग्जाम हो वो आ जाए, ठीक है। चलिए सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन के ऊपर भाई नजर डाल लेते हैं। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, ठीक है। देखिए सामने पहला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहां पर आपके विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन सीधा पूछ लिया। मेरे ख्याल से शायद कोई टीचिंग का एग्जाम हो ऐसा जहां पर विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो चलिए विकास के सिद्धांत कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो उनमें से हमको वो सेलेक्ट करना है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, जो कि आप लोगों को देखते ही लग रहा होगा ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। बट बाकी के ऊपर नजर डाले एक बार, जैसे निरंतर विकास का सिद्धांत। अब आप लोगों को पता है कि जो विकास होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, वो कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस होता है, यानी कि निरंतर चलने वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी कि निरंतर चलने वाला प्रोसेस होता है, यानी विकास जब बच्चा माँ के पेट में होता है यानी बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो विकास माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है जो विकास होता है, जिसको आप लोग कहते हो वोम टू टोम के नाम से भी जिसको जाना जाता है, गर्भ से गर्भ तक भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अभी आप लोगों का विकास हो रहा है, ठीक है। जब तक हम लोग मरते नहीं है कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते हैं, तो विकास तो मृत्यु तक चलता रहता है। तो विकास कैसा प्रोसेस होता है, निरंतर चलने वाला प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस होता है। इसी के अंदर एक और टर्म आती है डिसकंटिन्यूअस। कौन सी टर्म आती है, डिसकंटिन्यूअस, यानी कि विकास कंटिन्यूअस के साथ साथ एक डिसकंटिन्यूअस वाला भी एक प्रोसेस है। यानी विकास जो होता है हर पर्टिकुलर स्टेज के अकॉर्डिंग चलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके प्याजे साहब है, इन्होंने बताया था कि जैसे
विकास की इन्होंने 4 स्टेज बता दी भाई, सेंसरी बता दी, प्री ऑपरेशनल बता दी, कॉन्क्रीट बता दी, फॉर्मल बता दी कि बच्चे का जो विकास होगा वो पर्टिकुलर स्टेज के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार से चलेगा। तो जो विकास होता है वो हर स्टेज में किस प्रकार से होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो इस प्रकार से जो विकास को हर स्टेज के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है, यानी विकास एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस भी होता था। अब क्या हो गया होता था मतलब, क्योंकि इसके ऊपर पहले काफी डिबेट्स हुई थी, आई थिंक आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, बहुत सारी बहस हुई थी। और उन बहुत सारी बहस में से, बहुत सारी डिबेट्स में से एक डिबेट ये भी थी कि विकास एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है या एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो दो डिबेट हुई, दो डिबेट की आपस में लड़ाई हुई, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की आपस में लड़ाई हुई, दोनों ने आपस में तर्क दिए जितने भी मनोवैज्ञानिक आपस में थे, और उसमें जो जीत हुई थी वो जीत हुई थी कंटिन्यूअस वाले प्रोसेस की। और ये बात सच साबित हो गई है कि विकास एक कंटिन्यूअस वाला प्रोसेस होता है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। ये बात सही हो गई आपकी। दूसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, कि जो विकास के जितने भी आयाम होते हैं, जितने डोमेन होते हैं, कौन कौन से डोमेन होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और आपके इमोशनल, यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक जिसको मैंने बोल दिया, मानसिक ही बोल दिया, सामाजिक विकास और आपका स्वयंगात्मक विकास, ये सभी आपस में जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। एक विकास के आयाम का दूसरे विकास के जितने भी आयाम होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए किसी बच्चे का शारीरिक विकास सही प्रकार से नहीं हो पाया, तो उसका बाकी के जितने भी विकास का आयाम है, मानसिक हो चाहे उसके सामाजिक वगैरह हो, उन बाकी के विकास के आयाम को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो इसलिए विकास के जो आयाम होते हैं आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो परस्पर संबंध का सिद्धांत भी रहता है। तीसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है कौन, विकास। यूनिफॉर्म पैटर्न को किस प्रकार से, देखिए इस दुनिया के अंदर जितने भी जीव है, चाहे हम लोग मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, XYZ कोई भी हो, वो अपने ही एक यूनिफॉर्म पैटर्न को, अपने ही एक प्रजाति के पैटर्न को फॉलो करता है। भाई जैसे हम लोग मनुष्य है, भाई हम लोग इंडिया के अंदर रहते हैं, तो हमारे जैसे कोई बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, अभी मेरी शादी तो हुई नहीं तो अभी तो होंगे नहीं ठीक है, तो हमारे जो बच्चे पैदा होंगे भाई, तो सभी की क्या होंगी, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, एक नाक होगी, जीभ होगी, यही तो होंगे। लेकिन अगर किसी का बच्चा अमेरिका के अंदर पैदा होगा, उसकी भी तो सेम यही कंडीशन होगी, उसके भी 2 हाथ होंगे, एक पैर होंगे, एक नाक होगी, इसी तरीके के तो होंगे। फर्क इतना हो सकता है, वो काला हो सकता है या हम काले हो सकते हैं, वो गोरा हो सकता है या हम गोरे हो सकते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इतना डिफरेंस होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके 4 हाथ हो जाएंगे या हमारी 4 टांगे हो जाएगी, या उसकी 2 नाक हो जाएगी या हमारे 8 कान हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर कोई यहां पर शेर का बच्चा रहेगा इंडिया के अंदर, तो उसकी भी 4 टांगे रहेगी, एक पूंछ रहेगी, मूंछें निकली रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि शेर का बच्चा वहां पर जाकर छोटा सा साइज का बन जाएगा और उसकी 8 पूंछें हो जाएगी, या हाथी का बच्चा इंडिया के अंदर इतना बड़ा है, साइज में बड़ा ही रहता है और वहां जाकर छोटा सा हो जाएगा, नहीं। तो जितनी भी जीव है पूरी दुनिया के अंदर, वो अपने एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करती है, यानी अपनी समान जाति को फॉलो करती है। तो विकास सभी के अंदर सेम जाति के अकॉर्डिंग पैटर्न को फॉलो करके होता है। तो ये विकास के तीनों जो है ये आपके सिद्धांत है, ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। आंसर यही हो जाएगा क्योंकि इसने नेगेटिव पूछा है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, पहला आंसर आपका पहला ही हो जाएगा जो इसका ऑप्शन 1 है। ठीक, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे भाई ताकि चीजें आपकी समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि शरीर के आकार में वृद्धि क्या होती है। यहां पर पूछ लिया आपको ग्रोथ, ग्रोथ क्या होती है, वृद्धि क्या होती है। सिंपल सा मुझे देखो, मुझे देख रहे हो, जो भी आप लोगों को सामने से चीज दिख रही है, जो शरीर आपको दिख रहा है, जो बाहरी बॉडी का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वही वृद्धि है। अगर ये आपको बढ़ता हुआ दिखे, अगर ये आपको घटता हुआ दिखे, ठीक है, तो समझ लो आपके बॉडी के स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो रही है, कमी हो रही है। तो जो बाहरी रूप आपको दिख रहा है, जो एक्सटर्नल रूप से आपको दिख रहा है, वही आपकी क्या है, आपकी ग्रोथ है, यानी कि आपकी वृद्धि है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। यानी बॉडी का जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है वही आपकी क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। ठीक, ये पॉइंट आप लोग समझ गए। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्यों होती है, क्योंकि यह शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, यानी फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट है। अब मेरी हाइट बढ़ गई तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरे शरीर की वृद्धि होगी। मेरा वेट बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, मेरे शरीर की वृद्धि होगी। ठीक है, इसलिए वृद्धि को क्या भी माना गया है, इसलिए वृद्धि को आपका
मात्रात्मक भी माना गया है, ठीक है। इसलिए वृद्धि को मात्रात्मक भी माना गया है, यानी हम इसको मेजर कर सकते हैं। मेरी हाइट कितनी बड़ी है, मैं इसको मेजर कर सकता हूँ। मेरी हाइट 5'11" है, मेरा वेट कितना बड़ा है, मैं इसको मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो वृद्धि बढ़ती है पर्टिकुलर स्टेज में कितनी बढ़ती है, इसके ऊपर एक बार नजर डालिए। देखिए, जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस टाइम पर जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्पीड से बढ़ती है, ठीक है। वो बहुत स्पीड से बढ़ती है जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा और डिफाइन करूंगा, जब मैं आपको विकास की अवस्था यानी डेवलपमेंट की स्टेज के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा जब इन्फेंसी जो स्टेज होती है, जो इन्फेंसी स्टेज होती है, शैशवावस्था होती है, उसमें जो वृद्धि होती है ना, वो सबसे तेज स्पीड से बढ़ती है, ठीक है, वेरी रैपिड। यानी सबसे तेज स्पीड से जो बढ़ती है ना, वो बढ़ती है एक तो आपकी इन्फेंसी स्टेज के अंदर बढ़ती है, और जब बच्चा यहाँ पर माँ के पेट के अंदर होता है, इसमें बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो सबसे तेज स्पीड से बढ़ती है, ठीक है। उसके अलावा आगे और बढ़ेंगे और कब कब बढ़ती है। उसके अलावा जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड के अंदर रहता है, कब रहता है बच्चा, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड के अंदर रहता है, आरंभिक बाल्यावस्था के अंदर रहता है, तो जो बच्चे की जो ग्रोथ रहती है वो तो बढ़ती है, बट इन्फेंसी के मुकाबले, शैशवावस्था के मुकाबले थोड़ी कम स्पीड से बढ़ती है, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं रैपिड कह सकते हैं, ठीक है, यानी इसके मुकाबले में थोड़ी कम स्पीड से बढ़ रही है। उसके अलावा जब बच्चा पहुंच जाता है आपका मिडिल चाइल्डहुड के अंदर, जब बच्चा पहुंच जाता है आपका मिडिल चाइल्डहुड के अंदर, तो जो आपकी ग्रोथ की जो स्पीड होती है वो कुछ हद तक तेज होती है, ठीक है। कब तक रहती है, वो कुछ हद तक आपकी तेज रहती है। कब तक, कुछ हद तक तेज रहती है। मतलब सबसे तेज इन्फेंसी में रहती है, बहुत स्पीड से बढ़ती है बच्चे की आपकी जो ग्रोथ रहती है, हम सबकी ऐसी बढ़ी है। अर्ली चाइल्डहुड में उससे थोड़ी कम स्पीड से बढ़ती है, मिडिल में उससे कम स्पीड से बढ़ती है। लेकिन जैसे ही बच्चा लेटर चाइल्डहुड में जाता है, उत्तर बाल्यावस्था के अंदर बच्चा जाता है, उसके बाद बच्चे की जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो सबसे कम स्पीड से बढ़ती है। एक तरीके से मान लीजिए जितनी भी आपकी विकास की अवस्थाएं होती है ना, सबसे कम स्पीड में अगर कभी बढ़ती है वो इसी स्टेज के अंदर बढ़ती है, ठीक है। यानी एक तरीके से इसको बोला जाता है पठारी अवस्था, इसको बोला जाता है। कभी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो यही पूछा जाएगा कि जो वृद्धि की जो पठारी अवस्था होती है वो किस स्टेज में होती है, तो आपकी उत्तर बाल्यावस्था होती है, यानी लेटर चाइल्डहुड होती है, ठीक है। तो पठारी अवस्था होती है, प्लेटू स्टेज आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जैसे ही बच्चा अपना किशोरावस्था के अंदर पहुंचता है, अडोलसेंस के अंदर पहुंचता है, ठीक है, जैसे ही बच्चा आपका किशोरावस्था के अंदर पहुंचता है, उसके बाद जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो फिर से वेरी रैपिड हो जाती है। अब कहोगे सर एकदम क्या हो गया कि जो बच्चों की जो ग्रोथ है फिर एकदम वेरी रैपिड होगी, क्योंकि यहां पर किशोरावस्था के अंदर देखने को मिलती है वे संधि। क्या देखने को मिलती है इसके अंदर, यहां देखने को मिलती है वे संधि देखने को मिलती है, जो पोबर्टी का जो टाइम पीरियड शुरू हो जाता है लड़कों लड़कियों के अंदर, जो वे संधि शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है, लड़कों के अंदर जो पोबर्टी का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है, लड़कों की जो आवाज है वो भारी हो जाती है, बाल आ जाते हैं उनके, ठीक है, लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है। तो ये वे संधि जो शुरू हो जाती है ना, इसकी वजह से जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्पीड से एकदम बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। एक तो ये हो गया यहाँ पर। उसके अलावा जैसी प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है, फिर जैसे आपकी प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है, उसके बाद जो ग्रोथ हो जाती है वो फिर धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाती है। ये बात आप लोग समझ गए ग्रोथ के बारे में। यहीं पर एक और मेन पॉइंट देखने को मिलता है ग्रोथ स्पर्ट का। क्या देखने को मिलता है, ग्रोथ स्पर्ट का। देखो आज पूरा ग्रोथ ही खत्म करा दिया मैंने, एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा ग्रोथ ही करा दिया। कोई भी आपका एग्जाम आ गया ना, बिहार 7th फेज, डी ट्रिपल एस बी का, सुपर टेट का, XYZ कोई भी आ गया, ये ग्रोथ इससे बाहर नहीं आएगा आपका। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब होता है जब हमारे शरीर के अंदर एकदम से वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे एकदम हमारी हाइट बढ़ गई, एकदम कहते हैं ना, अरे भाई तू तो एकदम बहुत बड़ा हो गया, अरे भाई तू तो एकदम बहुत तगड़ा हो गया, ऐसे शब्द आप लोगों ने सुने हैं ना अपने लिए। तो जब एकदम हमारे शरीर के अंदर जो वृद्धि होती है, एकदम जो चेंज होते हैं, उसको कहा जाता है ग्रोथ स्पर्ट के नाम से उसको जाना जाता है। एक तो यहाँ पर वयसंधि के टाइम पर होती है, जब बच्चा यहाँ पर किशोरावस्था के अंदर होता है, ठीक है। उसके अलावा जब बच्चा यहाँ पर रहता है, इसके माँ के पेट में भी रहता है, तब भी यहाँ पर देखने को मिलती है। शेषावस्था के अंदर थोड़ी रहती है, बट इन दो के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी ग्रोथ स्पर्ट रहती है। अब देखिए
मैंने आपको वृद्धि के बारे में, ग्रोथ स्पर्ट के बारे में सारा बता दिया। ये सीधा और सीधा आपके शरीर से जुड़ी रहती है, शारीरिक परिवर्तनों से आपकी जुड़ी रहती है। आंसर आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए? ठीक, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गए। ये तो हल्का क्वेश्चन है, इसका आंसर सही दे देना, ठीक है, वरना मार पड़ जाएगी भाई, इतने हल्के क्वेश्चन का नहीं दोगे तो। इसका आंसर देखते क्या आएगा। ठीक है, देखिए विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। विकास में वृद्धि पूछा है, ठीक। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या फिर आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ठीक है, तो बेसिकली जब उसने पूछा विकास में वृद्धि, तो विकास के अंदर सारे डोमेन आ जाते हैं। ठीक है, चाहे फिजिकल हो, कोग्निटिव हो, सोशली हो, इमोशनली हो, तो जितने भी विकास के डोमेन होते हैं उन सभी में वृद्धि आ जाती है। ठीक है, तो भैया आपका ज्ञान में भी होगी, संवेगों में भी होगी, वजन में भी होगी, आकार में भी होगी, समझ में भी होगी, इन सभी में वृद्धि होना जरूरी है। तभी हम लोग कहेंगे कि ज्ञान में हमारी वृद्धि होगी। आप लोगों की भी हो रही है ना, ठीक है हो जाएगी धीरे धीरे करके, क्लास आप लोग अटेंड करते रहिए, हो जाएगी धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं, बताइए विकास के अंतर्गत क्या आएंगे। पहला केवल गुणात्मक परिवर्तन, विकास के अंतर्गत केवल गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। भाई गुणात्मक परिवर्तन तो आते हैं, लेकिन केवल गुणात्मक परिवर्तन नहीं आते। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं किसके अंदर, विकास के अंदर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हम इसको गलत काट देंगे, क्योंकि केवल जो है ना टीचिंग एग्जाम में खासकर थोड़ा दुश्मन माना जाता है। लेकिन अगर हम थोड़े दूसरे एग्जाम की बात कर लेते हैं, लाइक आपका DSSS भी हुआ या कोई दूसरा एग्जाम, उसमें थोड़ा पॉजिटिव मान लिया जाता है। ठीक है, वरना सीटेट वालों का बड़ा दुश्मन रहता है केवल। अगला है केवल मात्रात्मक परिवर्तन, नहीं भाई ये दोनों भाइयों का रहता है। ठीक है, किनका, दोनों भाइयों का। गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन, देखिए ध्यान से समझना। अगर बात हो वृद्धि की, तो वृद्धि रहती है सिर्फ आपकी मात्रात्मक। क्या रहती है, वृद्धि रहती है सिर्फ आपकी मात्रात्मक, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको शुरुआत के क्वेश्चन में बताया कि भाई मुझको अपनी हाइट का मेजर करना है, मापन करना है, तो मैं मेजर कर लूंगा और मेजर करके पता लग जाएगा मेरी हाइट कितनी है। जैसे मैंने बता दिया मेरी हाइट है 5'11", ठीक है। मुझे अपने वेट का मेजर करना है तो मैं मेजर कर लूंगा, ठीक है। लेकिन जो आपका विकास है, विकास आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार से होता है। आप कोई स्किल सीख रहे हो, आप कोई गुण सीख रहे हो, वो आपने किस प्रकार से सीखी है, कितना उसके अंदर आपने आपको इनहेंस किया है, किस प्रकार से आपने उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हो, उस स्किल के द्वारा कोई और नई अपने अंदर चिंतन को विकसित करना चाह रहे हो, तो ये सभी चीजें आपके विकास के अंतर्गत आएगी। आपकी वृद्धि जो होती है ना, एक बहुत छोटा सा पार्ट होती है, ठीक है। वृद्धि एक छोटा सा पार्ट होती है और विकास एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। वृद्धि कह लीजिए मतलब विकास का ही एक छोटा सा अंग है, ठीक है। या वृद्धि कह लीजिए विकास की लड़की है और विकास इसका पिताजी है ठीक है। मतलब विकास बहुत बड़ा है और वृद्धि बहुत छोटा सा इसका पार्ट होती है। बहुत से मत यहाँ पर आते हैं कि विकास को भी हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें किसी का IQ का मेजर करना है, ठीक है, तो IQ का मान लीजिए हमने किसी का मेजर कर लिया। कोई बच्चा मान लीजिए 90 से 110 के बीच में IQ लेकर आ रहा है, तो हमने उसको मेजर कर लिया कि बच्चा औसत बुद्धि का बच्चा है, एवरेज इंटेलिजेंस का बच्चा है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का IQ करके 140 प्लस का उसका IQ लेवल आ गया, तो हमने मान लिया भाई बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है। तो लेकिन हम हर चीज में बच्चे का जो IQ है और बच्चे का जो उसका विकास है उसको मेजर नहीं कर सकते। अगर हमें मान लीजिए भाई ये तय करना है कि बच्चे के अंदर कितना सामाजिक विकास हुआ है, किसके द्वारा मेजर करोगे। बच्चे के अंदर कितना नैतिक विकास हुआ है, किसके द्वारा मेजर करोगे, ठीक है। तो सभी के अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। विकास बहुत बड़ा डोमेन हो जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो सिर्फ वृद्धि को मेजर किया जा सकता है और ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के माध्यम से और मुझे ऐसा लग रहा है कई चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो ध्यान से समझना इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि जो आपके गामक कौशल होते हैं, जो आपकी मोटर स्किल्स होती है, उनका विकास शरीर के मध्य से शुरू होकर, यानी सेंटर से शुरू होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। देखो भाई कौन किसकी ओर बढ़ता है, ये तो आप लोग बता दोगे। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हर टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत से लोगों ने तो इसका आंसर भी सही बता दिया होगा। देखो पहला इसमें दिया हुआ है घुमावदार यानी स्पाइरल। देखिए एक विकास का सिद्धांत है स्पाइरल वर्सेस लीनियर,
ठीक है, कौन सा? स्पाइरल वर्सेस लीनियर, घुमावदार बनाम रेखीय। ठीक है, घुमावदार बनाम रेखीय। देखिए ये कहता है कि जो विकास है वो स्पाइरल होता है या लीनियर होता है या एक रेखा में होता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखिए स्पाइरल का मतलब होता है यानी घुमावदार का मतलब होता है जो विकास है वो अनुभवों पर आधारित है। किस पर आधारित है? अनुभव पर आधारित है और उसी पर चलता जा रहा है। भाई पहले देखिए आप लोगों ने क्या काम करा, आप लोगों ने अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया, जो भी आप लोगों ने करा, बीएड करा, डीएलएड करा, बीटीसी करा, जो भी एक्सवाईजेड करा, तो पहले आप लोगों ने अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करा, उसके बाद फिर आप लोगों ने अपना सीटेट करा या सीटेट करने वाले हो, फिर उसके बाद आप लोग अपना दूसरा एग्जाम दोगे, कोई बिहार 7th फेज देगा, कोई डी ट्रिपल एस भी देगा, सुपर टेट देगा, फिर उसके बाद XYZ उसको पास करके फिर आप लोग टीचर बन जाओगे, फिर बच्चों को पढ़ाओगे। तो इस प्रकार से आपका विकास होता जा रहा है, यानी कि आपके अनुभवों पर आपका विकास होता जा रहा है, घुमावदार होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पाइरल। एक है आपका लीनियर यानी रेखीय, यानी जो आपका विकास है ना एक रेखा की तरफ जा रहा है, ना तो ये बढ़ रहा है ना ही ये घट रहा है। ठीक है, सिर्फ एक रेखा की तरफ जा रहा है। तो क्या विकास आपका ऐसा ही हुआ है कि जी हम तो एक ही स्पीड से चलेंगे, ना तो कम ना ज्यादा है? ठीक है, हमारे घर वालों ने कहा है कि बस एक ही स्पीड से पढ़ना है, कम ज्यादा कुछ नहीं करना। ऐसा कभी हुआ है? आपकी जो हार्ट बीट है वो भी तो कम ज्यादा ऊपर नीचे चलती रहती है ना, ऐसी चलती है ना। अगर एक जैसी चल गई तो आदमी मर जाएगा ना। ठीक है, तो विकास जो होता है ना वो लीनियर नहीं होता, वो रेखीय नहीं होता, वो कैसा होता है? घुमावदार होता है, स्पाइरल रहता है। ठीक है, पहली बात आप लोग समझ गए इस पॉइंट के थ्रू। दूसरा इसमें दिया हुआ है विशिष्टता, स्पेसिफिक। ठीक है, एक होता है जो एक और सिद्धांत होता है आपका विकास का कि विकास जो होता है ना वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि आपका सरल से विशिष्ट की ओर रहता है। क्या रहता है? सरल से विशिष्ट की ओर रहता है। देखिए जो छोटा बच्चा रहता है, जैसे आप लोग भी जब छोटे रहे होंगे आपको तो पता नहीं होगा, तो हम लोगों ने सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी करी? ठीक है, हम लोगों ने पहले उठना सीखा, फिर बैठना सीखा, फिर चलना सीखा, फिर दौड़ना सीखा। क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसने पैदा होने के बाद सीधे दौड़ लगाना सीखी? ऐसा तो नहीं था ना कोई। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम करना शुरू करा? सरल क्रियाएं करनी सीखी, जनरल चीजें करनी सीखी। उसके बाद फिर हमने अपनी स्पेसिफिक क्रियाएं करनी सीखी। ठीक है, तो ये हो गया जनरल टू स्पेसिफिक का आपका सिद्धांत। ठीक, तीसरा इसमें दिया हुआ है प्रोक्सी मोडिस्टल। भाई इनके नाम इंग्लिश में याद करना, ये बहुत घुमावदार नाम होते हैं, हिंदी के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। तीसरा होता है आपका प्रोक्सी मोडिस्टल। जो विकास होता है जब आपके सेंटर से शुरू होकर, ठीक है, यानी आपके मध्य से पीछे का जो सेंटर है इससे शुरू होकर बाकी के जितने भी आपके बॉडी के जो पार्ट है, ठीक है, ऊपर तक और नीचे तक, वहां तक जब आपका विकास जाए, यानी पहले सेंटर का विकास होगा और उसके बाद बाकी के पार्ट का विकास होगा, तो वो होता है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल। और क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि विकास शरीर के मध्य से शुरू होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है या बाकी के हिस्सों की ओर बढ़ता है, वो होता है आपका प्रोक्सी मोडिस्टल होता है। यानी कि आंसर तो भाई आपका यही सही हो जाएगा। एक होता है आपका सिफेलोकोडल, C4 सिफेलोकोडल, C4 सर। यानी जो विकास होता है जब आपका सर से शुरू होकर और सर से शुरू होकर नीचे होते 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 पैरों तक जाता है, तो ये होता है आपका सिफेलोकोडल। कि जो विकास होता है जब आपका सिर से पैर की ओर जाता है, तो ये होता है आपका सिफेलोकोडल होता है। ठीक है, तो देखो कितना बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन था जिसको आप लोग समझ गए। ठीक है, तो यहां तक हो गया भाई आपका। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड भाई। एक सेकंड भाई, आपके कमेंट नए, हाँ अब आइए। टेंशन मत लो भाई, आप एक बार नोटिफिकेशन आने दो कोई भी पेपर का, चाहे आपका बिहार 7th फेज हो, चाहे आपका बिहार का सुबह फेज हो क्यों टेंशन ले रहे हो? बट एक बार क्लियर हो जाए ना चीजें कि भाई सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, तो तभी तो चीजें पढ़ाने में मतलब आसानी रहेगी ना। बिना सिलेबस के, बिना पैटर्न के, बिना दुश्मन को देखे कहाँ पे तीर चलाए उसके ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए बेफिक्र रहो आप लोग। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। यहाँ पर असर्शन और रीजन दिए हुए, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सीटेट में, और उसमें मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है। इसमें दिया हुआ है एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीख जाता है। ठीक है, पता नहीं यार हम कौन से महीने में चलना सीखे थे। ठीक है, एक लकड़ी वाली गाड़ी आती थी उस पर चलना सीखे था हम लोगों ने। ठीक है,
अब इसमें एक रीजन दिया है, ठीक है। रीजन क्या दिया है कि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है, यानी अलग अलग रेट पर होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। आप लोग जो यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो पढ़ने में हर किसी बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, हर किसी बच्चे का आईक्यू अलग अलग होता है, हर किसी बच्चे का एप्टीट्यूड अलग अलग होता है। तो सीखने की जो दर होती है वो भी तो अलग अलग होगी। जब सीखने की दर अलग अलग होगी तो बच्चे का विकास भी तो अलग अलग होगा। तो इसलिए यहाँ पर सबसे मेन फैक्टर देखने को मिलता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, यानी कि आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, ठीक है। किसका देखने को मिलता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सबसे मेन फैक्टर देखने को मिलता है। जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, XYZ जितने भी आप लोग हो, क्या सारे के सारे सेम हो? सारे के सारे एक ही स्पीड से सीख रहे हो? सभी का एक जैसा इंटरेस्ट है? सभी का एक ही वाला पेपर है? बिल्कुल नहीं है। क्या सभी ने एक जैसे ही 11 महीने में चलना सीख लिया, किसी ने 15 महीने में चलना सीख लिया? नहीं सीखा है। तो हर कोई चलना, उठना, बैठना, सीखना, XYZ जितनी भी चीज करता है ना, सब अपने खुद के रेट के हिसाब से, खुद के डिफरेंसेस के हिसाब से, खुद की इंडिविजुअली जो चीजें रहती है उसके हिसाब से करता है, ठीक है। तो दोनों ही ठीक है भाई आपका, ठीक है, कि एक 11 महीने में भी सीख सकता है चलना, दूसरा 15 महीने में भी सीख सकता है, क्योंकि उसका सबसे मेन रीजन होता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता है, ठीक है। तो दोनों ठीक है आपके, ये सही व्याख्या कर रहा है इसकी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बच्चे का संस्कृति ग्रहण करना, क्योंकि किया है कि जैविक विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। डेवलपमेंट इज एन इंपोर्टेंट एज चाइल्ड एक्विजिशन ऑफ कल्चर बिकॉज इट आ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है भाई, विकास उतना महत्वपूर्ण है जितना कि संस्कृति ग्रहण करना, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होता है। देखिए, जब भी विकास की बात आ जाएगी, किसकी बात आ जाएगी? जब भी आपके विकास की बात आती है, तो विकास जो होता है ना, हमेशा आपकी दो चीजों के बिना कभी कंप्लीट नहीं माना जाता। एक तो आपका हेरिडिटी और एक आपका एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवांशिकता और आपका वातावरण। हमेशा बात ध्यान रखनी है, ये बात आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ी होगी। जब तक ये दोनों की आपस में परस्पर क्रिया नहीं रहेगी, तब तक आपका जो विकास है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। इन दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है विकास के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर भी एक डिबेट हुई थी, जैसे मैंने बताया ना कि विकास कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है या डिसकंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। तो इसके अंदर भी मनोवैज्ञानिक भिड़ गए थे, इसके अंदर भी भिड़ गए थे, ठीक है। ये भी एक प्रोसेस, मतलब एक डिबेट हुई थी, ठीक है। तो ये डिबेट हुई थी नेचर वर्सेस नर्चर के नाम से, ठीक है। इसका भी एक परिणाम ये निकला था कि भाई जो विकास होता है इसमें भी सिंपल सा दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हेरिडिटी का भी और एनवायरनमेंट का भी, किसी एक के बिना विकास बिल्कुल नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो पहला तो भाई इसके अंदर आपका क्या है, ठीक है, कि विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बच्चे का संस्कृति ग्रहण करना। परिवर्तन, निरंतरता और स्थिरता विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, ये गलत है भाई। देखो, विकास के अंदर भाई परिवर्तन भी होता है भाई। जो चीज आप लोगों ने अभी सीख रहे हो, और जैसे मान लीजिए आपका कोई पेपर आ जाता है, मान लीजिए CTET आए, बिहार 7th फेज आए, सुपर टेट आए, यूपी टेट, XYZ कुछ भी आ जाए, उसके बाद फिर मैं मान लीजिए आपको चीजें, मान लीजिए कोई आप बैच ले लेते हो, उसके अंदर आपको चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाने लग जाऊंगा, आप कहोगे सर ये तो नए नए पॉइंट आ गए, ये तो आज से पहले हमने कभी पढ़े नहीं। आपका और ज्यादा विकास हो जाएगा। मान लीजिए आप लोग टीचर बन गए, टीचर बनने के बाद आपकी क्या होती है, वो होती है ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद आपके ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो आपके ऐसी ट्रेनिंग देंगे जिसके बारे में आप लोगों ने पता ही नहीं होगा। आप कहोगे यार ऐसा तो अभी तक हमें पता ही नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो विकास के अंदर तो भाई आपका परिवर्तन होता ही रहेगा जब तक आप लोग चीजें सीखते रहोगे। तो ये पॉइंट तो आपका बिल्कुल गलत है। और देखो, निरंतर अभी बताया, निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो खाली पहला पॉइंट आपका इसके अंदर सही रहेगा, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अरे भाई, ये कहां से आ गया यहाँ पर? यहाँ तो वृद्धि और विकास की बात हो रही है, ये यहाँ पर कहां से आ गया? ये तो गलती से आ गया भैया। देखो कौन सा आ गया, मध्य बचपन आ गया, यानी विकास की अवस्था पूछ ली, तो गलती से आ गया भाई, गलती से आ गया। अब इसको छोड़ दिया जाए या इसको तोड़ दिया जाए? बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, इसके साथ क्या सलूक किया जाए। इसको नेक्स्ट क्लास में आना था, लेकिन गलती से हमारी क्लास के अंदर आज ही आ गया, पहली क्लास के अंदर, ठीक है। तो मध्य बचपन के सामाजिक और जैविक चिन्ह को संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलो आ गया है तो निपटाई देते हैं भाई, इसको नेक्स्ट क्लास में नहीं लेंगे दोबारा इसको, ठीक है।
तो मध्य बचपन की बात हो रही है और मध्य बचपन में सामाजिक विकास के संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है। देखिए बात कर लेते हैं। ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है कि जो दूध के दांत है, पता है ना कौन से होते हैं दूध के दांत। वैसे बच्चे के जो दांत निकलने शुरू हो जाते हैं 3-4 महीने के अंदर, महीने का जो बच्चा होता है वो उसके दूध के दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो दूध के दांत होते हैं जब बच्चा आपका 3 साल का होता है, जब उसके दूध के दांत निकल आता है, ठीक है। तो दूध के दांतों के बदलने पर प्रथम वयस्क दांतों का फटना, जो मेच्योर हो जाता है बच्चा, जो वयस्क हो जाता है, ठीक है। दूध के दांत कितने होते हैं? दूध के दांत होते हैं भाई आपके 20, और जो वयस्क हो जाता है जब, तो वयस्क दांत कितने होते हैं टोटल? ये हो जाते हैं आपके 32 हो जाते हैं। अभी हमारे और आपके कितने दांत है? 32 ही है ना हमारे, ठीक है। तो दूध के दांत टूट जाते हैं और इन दूध के दांत के टूटने पर कौन से दांत आते हैं? ये वाले 32 वयस्क दांत आते हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी टूट जाता है लेकिन आ जाता है फिर वो दोबारा, ठीक है। तो दूध के दांतों के बदलने पर प्रथम वयस्क दांतों का फटना, ये बात ठीक है। जब तक दूध के दांत टूटेंगे नहीं और उनकी जगह पर वयस्क दांत नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? पहला ऑप्शन यहाँ पर बायोलॉजिकल, ठीक है अपना। तो पहला आंसर बिल्कुल ठीक बैठेगा भैया आपका, ठीक। 5 तथा 7 वर्ष की आयु के बीच मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है, खासकर फ्रंटल लोब के क्षेत्र में। देखो फ्रंटल लोब क्या होती है? जो हमारे मस्तिष्क का ये आगे का हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये माथा जिसके ऊपर आप लोग टेंशन लेते हो और उसको बार बार यूं करते हो ठीक है। तो फ्रंटल लोब का जो एरिया होता है आगे का, ठीक है। तो इसके बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है कि ये 5 से 7 की उम्र का जो बच्चा होता है ना, उसमें ज्यादा स्पीड से डेवलप होता है। देखिए एक बात ध्यान से समझना, जब बच्चा आपका 6 साल का होता है ना, जब उसके मस्तिष्क का जो विकास होता है ना, वो लगभग आपका 85% तक हो जाता है, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो अभी लेटेस्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। वरना अगर हम लोग पुरानी किताबों को देखते हैं, एनएस वगैरह को देखते हो, तो उसमें आपका ये 90% दिया हुआ है। दोनों ही ठीक है, आप लोग मतलब अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो दोनों ही आप लोग ठीक मान सकते हो। तो इसलिए आपके जो लेटेस्ट के अंदर जितनी भी पॉलिसी चल रही है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है कि क्यों ना हम शुरुआत के जो 6 साल रहते हैं, जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, कि भाई जो शुरुआत के जो ये 6 साल है, जैसे आंगनवाड़ी हो गया, ठीक है, जैसे केंद्रीय विद्यालय के स्कूल में भी अब खुल गए, तो शुरुआत के जो ये स्टेज होती है, शुरुआत के जो इस 6 साल होते हैं बच्चे के, क्यों ना हम ये बच्चे की ऐसी नींव को मजबूत कर दे ताकि बच्चा आगे जाके उसको कोई दिक्कत ना हो, बच्चों को ड्रॉप आउट की समस्या ना हो। क्योंकि बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है वो 85% तो उसका 6 साल की उम्र में ही विकसित हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण माना है शुरुआत की स्टेज को, 6 साल की स्टेज को। जब आप लोग NEP 2020 पढ़ते हो तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज है, तो फर्स्ट स्टेज में आपने देखा है ना कि शुरुआती स्टेज में आंगनवाड़ी से बच्चों को स्कूल के अंदर डाला जाएगा कि भाई आप लोग किताब लेकर मत आइए, किताब को आपको पढ़ाना नहीं है, सिर्फ आपको गेम और एक्टिविटी के द्वारा चीजें सिखानी है। ये वाली बात उसके अंदर कही हुई है, ठीक है। तो इतना महत्वपूर्ण माना है और सरकार जो है ना अब जितनी भी पॉलिसी ला रही है, जितनी भी एक्टिविटी करा रही है, इस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है कि बच्चे की नींव मजबूत कर दो। अगर बच्चे की नींव मजबूत कर दी तो बच्चों को आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। लेकिन इसने कही है सामाजिक विकास की बात कही है आपकी किसके अकॉर्डिंग? मध्य बचपन अवस्था के अकॉर्डिंग। 6 साल का बच्चा स्कूल के अंदर जाना शुरू कर देता है। 6 साल का बच्चा रहेगा तो जब स्कूल के अंदर जाएगा तो फर्स्ट क्लास के अंदर रहेगा। जब वो स्कूल में जाएगा पहली बार तो स्कूल के जितने भी स्टाफ रहेंगे उनसे मिलेगा, टीचर से मिलेगा, प्रिंसिपल से मिलेगा, XYZ स्टाफ से मिलेगा, उसके अपने दोस्त यार से मिलेगा, जो स्कूल के अंदर उसके दोस्त यार रहेंगे, अपने सहपाठी से बनेगा, पीयर ग्रुप बनाएगा अपने, ठीक है। तो उसका सामाजिक विकास तो कहीं ना कहीं उसका हो जाता है, ठीक है। तो यानी 5 तथा 7 वर्ष की आयु के बीच मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है, इसको कह सकते हैं खासकर फ्रंटल लोब के क्षेत्र में। दोनों एक तरीके से ठीक है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। अब इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हो और एक क्लास के अंदर मैं आपको NEP 2020 से संबंधित क्वेश्चन आंसर और कराऊंगा, जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर NEP 2020 से आपके लिए हुए, ठीक है। और कोशिश करूंगा और जितनी पॉलिसीज है उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भावनात्मक विकास, यहां पर बात हो रही है आपके इमोशनल डेवलपमेंट की। भावनात्मक विकास का मतलब होता है विकास के डोमेन में से एक डोमेन है आपका। भावनात्मक विकास का मतलब होता है जब आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, वही हो जाता है आपका भावनात्मक विकास।
जैसे मान लीजिए आपकी जो भावनाएं रहती है, आपको जैसे मान लीजिए गुस्सा आता है, डर लगता है, अगर मान लीजिए आप इन पर कंट्रोल करना सीख गए तो समझ लीजिए आपका भावनात्मक विकास हो गया। मैंने मान लीजिए अगर आपसे कह दिया कि मई के एंड में आपको एक पेपर का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, मैंने आपसे ये वाली बात कह दी। अब कुछ बच्चे तो क्या काम कहेंगे, अरे सर डर लग रहा है, कौन सा आएगा, जल्दी से अभी बता दो, ठीक है। कुछ बच्चे 2-3 गालियां देंगे, अरे क्यों डरा रहा है, बेफालतू में ये कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है। तो जिस बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावनात्मक विकास काम करेगा वो बिल्कुल संतुलित रहेगा। कोई बात नहीं भाई, ठीक है, सर जितने एग्जाम की तैयारी कराते हैं इसका मतलब उनमें से कोई ना कोई का देखने को मिल जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लूंगा तो बड़ा संतुलित रहेगा, ठीक है। यानी अपने इमोशन पर कंट्रोल करना जिसको आ गया तो समझ लो उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो आपको बताना है, ठीक है। और जिसने गाली दी उसकी टांगे तोड़ दूंगा, ठीक है। देखते हैं, पहला इसमें दिया हुआ है कि बहुत छोटे शिशुओं में भावनात्मक स्थितियां होती है और वे दूसरों की भावनात्मक अभिव्यक्तियों की नकल नकल कर सकते हैं। देखो, जो छोटा शिशु होता है, ठीक, तो छोटा शिशु क्या काम करता है, अगर मैं बात करूं, लगभग 2 से 3 महीने का जो बच्चा रहता है ना, वो अपने जो इमोशंस रहते हैं या जो उसकी फीलिंग्स रहती है, ठीक है, उनको जाहिर कर देता है, ठीक है। आप उसके सामने हंसोगे, कुछ भी हंस के दिखाओगे कि अरे मेरा बेटा, या कुछ भी एक्टिविटी करोगे तो बच्चा भी हंसता है। आप उसको धमकाओगे, गुस्सा करोगे तो बच्चा भी गुस्सा करेगा, वो आपको कॉपी करेगा। आपकी भावनात्मक जैसी अभिव्यक्ति उसके सामने पेश करोगे उसकी कॉपी करेगा। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि जो छोटा बच्चा होता है, खासकर 2 साल का बच्चा होता है, उसके जो भी व्यवहार होते हैं ना वो उसके मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों को भूख लगती है ना, तो अपनी जब उसको लगेगी तो उसको कैसे प्रदर्शित करेगा कि मुझको भूख लग रही है, रो कर, ठीक है। तो अपनी प्रवृत्तियों द्वारा बताता है वो अपने व्यवहार को कि भाई आपने, उसने रोना शुरू कर दिया कि भाई मुझको भूख लगी है, मुझको दूध दे दो पीने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चा अपने व्यवहार के द्वारा प्रदर्शित करता है। तो 2 से 3 महीने का बच्चा अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को दिखाता है, और कोई अगर इमोशंस उसके सामने प्रदर्शित करता है ना तो उसकी कॉपी भी करना शुरू कर देता है। उसी के अलावा लगभग 2 से 6 महीने का आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो। उसके अलावा 6 महीने के अंदर ही बच्चे के अंदर आ जाती है स्ट्रेंजर एंजाइटी। क्या आ जाती है? स्ट्रेंजर एंजाइटी भी आ जाती है, यानी अजनबियों से वो बच्चा घबराने लग जाता है। अगर मान लीजिए 6 महीने के बच्चों को किसी अजनबी ने गोद ले लिया, पड़ोसी की चाची ने ले लिया या किसी रिश्तेदार ने गोदी में ले लिया, अरे बेटा आजा तू मेरी गोद में आजा, तो बच्चा रोना शुरू कर देगा, सूसू कर देगा उसके ऊपर, ठीक है, नहीं मुझे तो अपनी मम्मी के वापस दो। तभी उसके पड़ोसी कहते हैं ले तू तो अपनी मम्मी के ऊपर ही वापस चला जा, ठीक है। तो अजनबियों से जो दुश्चिंता आ जाती है ना, वो बच्चों को 6 महीने का जो बच्चा होता है उसके अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। अजनबियों को देखकर क्या हो जाता है, उसके अंदर कौन सा इमोशन आ जाता है, डर आ जाता है बच्चे के अंदर, ठीक है, भय आना शुरू हो जाता है बच्चे के अंदर। उसके अलावा जैसे ही बच्चा 1 साल का हो जाता है, जैसे ही बच्चा 1 साल का हो जाता है, उसके अंदर आ जाती है जेलसी। उसके अंदर आ जाती है जेलसी। जेलसी कैसे आ जाती है? मान लीजिए उसके मदर ने, उसके फादर ने उसको गोद में उठा लिया, या उसके लिए कोई और चीज लेकर आ गए, ठीक है, या गोद में उसको उठा लिया, और उसको नहीं, उसके भाई को गोद में उठा लिया और उसको नहीं उठाया, तो चिढ़ जाएगा, जेली से आ जाएगी, इसको क्यों उठा लिया, मुझे भी उठाओ, रोना शुरू कर देगा। कोई घर के अंदर 2 चीज लेकर आ गए, ठीक है, और कोई बड़ी चीज उसके भाई को दे दी, बहन को दे दी, और उसको छोटी चीज दे दी, उसको नहीं दी, तो वो रोना शुरू कर देगा कि ये चीज मुझे भी दो। तो जेलेसी आ जाती है। जेलेसी ऐसे इमोशंस बच्चा शो करना शुरू कर देता है। जैसे ही बच्चा आपका 2 साल का शुरू हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, तो बच्चे के अंदर फेक इमोशन आने शुरू हो जाते हैं। बच्चा फेक इमोशंस जाहिर करना शुरू कर देता है। पता है कैसे करता है? हमारे घर के अंदर भी मेरे जो भांजे और भांजी है, जैसे ही उनको कोई चीज नहीं मिलती, मान लो बच्चा फोन चलाता है, जैसे मेरे हाथ में फोन है, ठीक है, तो फोन उनको नहीं दिया, फोन छीन लिया उनसे कि बहुत देर से फोन चला रहा है, तो हाथ बंद करके और मुंह इस तरीके से करके बैठ जाएगा, ठीक है, झूठ मूठ का वैसी, ठीक है, ताकि मेरे घर वाले मुझको फोन दे दे, या कोई चीज उनको नहीं दी तो झूठ मूठ का मुंह इधर बैठ जाएगा या रोना शुरू कर देगा, और बहुत गंदी तरीके से रोगा। और जैसे ही उसको जाके फोन दे दिया, ले फोन, मर जा, ठीक है, इस तरीके से घर वाले बहुत गंदे गंदे डायलॉग मारते हैं। उसके बाद बच्चा क्या काम करेगा, एकदम चुप हो जाएगा और फोन के अंदर लग जाएगा। तो फेक इमोशंस बच्चा दिखाना शुरू कर देता है, और इसी के अंदर बच्चे के अंदर 2 साल के अंदर आ जाती है इम्पैथी। क्या आ जाती है?
इम्पैथी की भावना, इम्पैथी का इमोशन भी बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाता है। देखो, दो वर्ड होते हैं, सिंपैथी और इम्पैथी, ठीक है, सहानुभूति और समानुभूति। सहानुभूति यानी सिंपैथी के अंदर क्या होता है, जैसा मान लीजिए आपके प्रति किसी के प्रति दया भावना रखनी हो तो आपकी हो जाती है सिंपैथी यानी सहानुभूति। जैसा मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो, आपकी जॉब नहीं लग रही, अरे यार बेचारों की जॉब नहीं लग रही, अरे यार कब लग जाएगी, बेचारे परेशान हो रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपके प्रति सिंपैथी रख रहा हूं। बट इम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति। जो जैसी फीलिंग आप लोग रख रहे हो, सेम उसी फीलिंग को अगर मैं भी रख रहा हूं, ठीक है, सेम वही फीलिंग मेरे अंदर भी है, तो ये होती है आपकी इम्पैथी होती है। आपने देखा होगा 2 साल के बच्चे के सामने अगर उसके मम्मी पापा परेशान है, मम्मी पापा रो रहे हैं, तो वो भी रोते हैं। एज ए टीचर भी आपको ध्यान रखना है, मेरी बात सुनो, आप भी टीचर बनने वाले हो। एज ए टीचर आपके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, सिंपैथी वाली नहीं, इम्पैथी वाली होनी चाहिए। कौन सी, इम्पैथी वाली। जैसे कोई मान लीजिए दिव्यांग बच्चा होता है, दिव्यांग बच्चों को देखकर क्या कहते हैं, उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, समानुभूति रखनी चाहिए, इम्पैथी रखनी चाहिए, ठीक है, ध्यान समझ गए। तो ये बात आप लोग समझ गए इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, पहला सी हो गया। दूसरा, पूर्व स्कूली बच्चे, स्कूल से जो पहले के बच्चे अपनी और दूसरे की भावनाओं के बारे में बात करने के लिए भावनात्मक लेवल का उपयोग भी करते हैं। जो स्कूल से पहले के जो बच्चे हैं, ठीक है, लेवल का प्रयोग कैसे करते हैं, कोई बात कर देंगे, रोने के द्वारा प्रदर्शित कर देंगे, जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, या कुछ और मतलब उनको चीज चाहिए होगी तो समझ जाएंगे कि अगर मैं रो जाऊंगा तो ये चीज मुझको मिल जाएगी। तो इस प्रकार के उनके कुछ लेवल होते हैं, कुछ कोडिंग डिकोडिंग इस तरीके से चलते हैं, जैसे हम लोग भी अपने यूज करते थे स्कूल से पहले, ठीक है। तो दोनों ही ठीक है भाई आपके यहाँ पर, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पर, आपका इमोशंस खुद भी डगमगाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपका स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, आपके भांजे भांजी तो करेंगे ही भाई आपके, ठीक है। चलिए भाई आपका, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच दी फॉलोइंग करना है, मतलब जो आपके विकास के जो आयाम है, डेवलपमेंट के जो डोमेन है, उनको आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। यार देखो क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा लग रहा है, गलत मत कर देना, ठीक है। देखो, कॉग्निटिव है, फिजिकल है, सोशल है, इमोशनल है, संज्ञानात्मक है, भौतिक है, सामाजिक और भावनात्मक है। मैच दी फॉलोइंग करते हैं, ठीक है। चलो भाई, बॉडीली चेंज, बॉडी के अंदर जो शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, वो कौन से डोमेन के अंदर होते हैं, कौन सा आयाम के अंदर होते हैं, या फिजिकल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो बॉडीली चेंज किसके अंदर आ जाएगा, आपका फिजिकल के अंदर आ जाएगा। एबिलिटी टू थिंक, ठीक है, सोचने की जो क्षमता होती है कौन से डोमेन के अंदर आ जाएगी, कोग्निटिव डोमेन के अंदर आ जाएगी। कौन से के अंदर, कोग्निटिव डोमेन के अंदर आ जाएगी। फियरिंग, क्राइंग, एंगर, जो तीनों के तीनों चीज आपके अंदर इस टाइम पर है, ठीक है। गुस्सा भी है, डर भी है, बस जॉब नहीं निकल रही, कुछ कर जाओ, मार जाओ, कुछ ना हो सचिन सर को ही फोड़ दूं, पता नहीं वैकेंसी नहीं निकल आ रहे, ये सब चीजें जो आप लोग सोच रहे हो, ये इमोशनल जितनी भी चीजें है, ये आपके इमोशनल डोमेन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इंटरेक्शन विद पीपल अराउंड हिम, इंटरेक्शन करना किसके अंदर आ जाएगा, सोशल के अंदर आ जाएगा, ठीक है, सामाजिक विकास के अंदर आ जाएगा। बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है, जब वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्कूल में पहली बार जाएगा तो वहां पर अपने बच्चों से, क्लास के बच्चों से, टीचर से इंटरेक्ट करता है, तो वहां से कुछ ना कुछ चीजें सीखता है। अभी आप लोग मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो, कोई पहली बार मेरी वीडियो देख रहा होगा तो पहली बार चीजें सीख रहा होगा, तो समझ लो यहाँ पर भी है वो क्या काम कर रहा है, इंटरेक्ट करके चीजें सीख रहा है, तो उसका सामाजिक विकास यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैच द फॉलोइंग बन गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, पानी की बोतल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है, अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण या फिर परिपक्वता। बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसके बारे में सही आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। पोल में फिर डिस्टरबेंस हो जाती है ज्यादा, बिना पोल के सही लग रहा है आपका, ठीक है। देखिए, जैसे ही आपके जेनेटिक डिस्पोजिशन की बात आ जाए, सिंपल सा समझना है, जेनेटिक डिस्पोजिशन की बात आ जाए, या जैसे ही आपके हेरिडिटी की यानी कि आनुवांशिकता की बात आ जाएगी, इस प्रोसेस की बात आने पर सिंपल सा आपको टिक लगा देना है मैच्योरिटी यानी परिपक्वता के साथ। देखो, जेनेटिक डिस्पोजिशन,
ठीक, अभी से तो चलता नहीं आ रहा है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है, जब से हमारे जो पूर्वज है, मतलब जब से हम लोग इंसान बने हैं, ये जो प्रक्रिया चल रही है, तो धीरे धीरे जो जेनेटिक ये बदलाव, ये जो परिवर्तन चलते आ रहे हैं, तो उसके साथ ही हम लोगों के अंदर क्या आती जा रही है, मेच्योरिटी आती जा रही है। पहले हम लोग क्या थे, पहले हम लोग आदि मानव थे, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोगों ने बैठना सीखा, आग जलाई, ठीक है, उसके बाद हम लोगों का घर बनाए, चीजें सीखी, कपड़े सीखे, ठीक है, हवाई जहाज बनाए, दुनिया भर की चीज बनाए। अब जो हमारे जैसे दादा दादी थे, फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, ठीक है, देखो जेनेटिक डिस्पोजिशन कैसे हुआ, हेरिडिटी के अंदर जो मतलब ये जो चेंज आते गए कैसे हुए। हमारे जो दादा दादी थे, उनको आप फोन दे दो, उनको फोन देके कह दो कि इसके अंदर गेम खेल के दिखा दो, वो कहेंगे हमें तो आता ही नहीं गेम खेलना। अच्छा चलो छोड़ो, यूट्यूब खोल के दिखा दो और कोई वीडियो प्ले करके दिखा दो XYZ, कहेंगे हमें नहीं आता कुछ भी चलाना इसके अंदर। कह रहा अच्छा आपको नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। घर के अंदर छोटा बच्चा होगा ना, छोटे बच्चों को मोबाइल दे दो और मोबाइल दे के कह दो बेटा ले इसके अंदर गेम ओपन करके बताना, बेटा इसके अंदर यूट्यूब खोल के ये वाली वीडियो ओपन करके बताना, हाँ अभी दो मम्मी पापा भी दो, फट 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 2 मिनट के अंदर चला देगा। तो देखो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर कितना चेंज आ गया, कितना एक बदलाव आ गया, जेनेटिक डिस्पोजिशन आ गया। तो ये जेनेटिक डिस्पोजिशन किसकी वजह से आ गया, ये एक मैच्योरिटी की वजह से आ गया, परिपक्वता की वजह से आ गया, ठीक है। हमारे दादा दादी थे, उनके बाद फिर पिताजी आए, थोड़ा बहुत उन्होंने चलाना सीखा, फिर हमने सीखा, फिर हमारे बाद अब तो एक वाली कहावत चल रही है कि अब तो बच्चे नहीं हो रहे, अब तो सीधे बाप पैदा हो रहे हैं, ठीक है, ये वाले डायलॉग अब चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की वजह से होता जा रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते भाई आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपकी स्टेटमेंट यानी एक आपकी डेफिनेशन दी हुई है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सामने स्क्रीन पर कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह स्टेटमेंट आपका किसने दिया था वो आपको बताना है, ठीक। पहला इसमें दिया हुआ है गैसेल, हरलोक, और हरलोक ने दिया था आपका, किसने किसने दिया था, हरलोक ने। हरलोक ने विकास को परिवर्तन भी कहा है, क्या कहा है, इन्होंने विकास को परिवर्तन कहा है। और परिवर्तन कैसे कहा है, देखो जो मैंने आपको बताया था, विकास को इन्होंने परिवर्तन इसलिए कहा है कि देखिए जैसे विकास होता है वो पर्टिकुलर आपका सामान्य से जैसे विशिष्ट की ओर चलता है, आदमी उठना बैठना चलना दौड़ना सीखता है, तो इसलिए इन्होंने विकास को एक परिवर्तन वाली श्रृंखला के रूप में माना है हरलोक साहब ने। इनफैक्ट ये आपकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ये आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। ये पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट लिखी है एक तरीके से इनकम्प्लीट है। ये पूरी की पूरी बात, ये पूरी की पूरी जो डेफिनेशन थी वो कंप्लीट इस प्रकार से थी। इन्होंने कहा था कि विकास का मतलब सिर्फ आपका ग्रोथ से नहीं होता, सिर्फ वृद्धि से मतलब नहीं होता विकास का। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी प्रौढ़ावस्था तक चलने वाले परिवर्तनों की जो प्रक्रिया होती है उससे मतलब होता है, जो आपका विकास की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है। उस तक आने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंज होते हैं, उन सभी के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो आपकी विकास के अंदर सम्मिलित की जाती है, ठीक है। तो ये उसका एक छोटा सा मतलब एक पार्ट निकाल कर ये आपका डेफिनेशन के रूप में दिया हुआ है हरलोक का, ठीक है। तो आंसर इसके अंदर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक का नाम आपको बताना है। देखिए बच्चे का जो सामाजिक विकास शुरू होता है, जैसा आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसके ऊपर मैं एक वीडियो आपके अपलोड भी करूंगा सोशलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ते हो कि जो सोशलाइजेशन होता है कहां से शुरू होता है, अब आप लोग कहोगे सर फैमिली से, परिवार से, ठीक है, हमने तो वही से पढ़ा हुआ है। देखिए सोशलाइजेशन जो शुरू होता है ना, सामाजिकरण जो शुरू होता है, वो बच्चे का शुरू होता है असल में उसकी माँ से। आप लोगों ने सही बात कहा कि जो सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले जो शुरू होता है उसकी फैमिली से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, उसके फैमिली से, उसके परिवार से शुरू होता है। क्योंकि बच्चा सबसे पहले कहां से चीजें सीखता है, उसकी मातृभाषा सीखता है, जो भी उसकी मदर टंग होती है, उसके व्यवहार सीखता है, कहां से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है। बट फैमिली में भी जो सबसे पहले चीजें सीखता है वो सीखता है अपने पेरेंट्स से। किससे चीजें सीखता है, वो चीजें सीखता है अपने पेरेंट्स से। बट पेरेंट्स में भी जो चीजें सीखता है ना बच्चा, सबसे पहले चीजें सीखता है अपने माँ से। लगभग जब बच्चा 3 महीने का होता है तभी से बच्चा चीजें चीजें सीखने लग जाता है। माँ सिखाती है सबसे पहले, जो चीजें सिखाती है अपने छोटे से नवजात बच्चे को, ठीक है, कि इस तरीके से ये काम करो, इस तरीके से काम करो। जो भी उस बच्चे के
एज के अकॉर्डिंग चीजें होती है। तो सबसे पहले जो चीजें बच्चों को सिखाती है, जो सबसे पहले बच्चे का सामाजिक विकास करती है, उसका सोशलाइजेशन करती है, वो उसकी फैमिली तो करती है, बट फैमिली में भी जो करती है ना, वो उसकी करती है, उसकी माँ करती है, उसकी मदर करती है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। इसमें पूछा सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं। अब भाई कारक तो बेसिकली बहुत सारे होते हैं। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। इकोनॉमिक्स सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक इकोनॉमिक्स इतना ज्यादा नहीं होगा। आर्थिक कारक, मान लीजिए अगर किसी के पास पैसा नहीं होगा तो क्या उसका सामाजिक विकास नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई, आदमी बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोग भी बन गए। ठीक है, सोशल एनवायरमेंट, बच्चों को किस प्रकार का सामाजिक परिवेश मिला है, ये इसके सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक मिलेगा। मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, अच्छा खासा बच्चा है, लेकिन चारों तरफ उसके बदमाशों का, डाकुओं का परिवेश उसको मिला हुआ है, तो बच्चा का क्या बनेगा? डाकू या बदमाश ही बनेगा। ठीक है, तो सोशल एनवायरनमेंट उसको प्रभावित करने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट कारक है। देखो हेरिडिटी भी होता है वैसे तो, ठीक है, ये भी कारक होता है, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो सोशल एनवायरनमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बाल विकास है उसमें क्या होता है। बाल विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या होता है, जो आप लोग पढ़ते रहते हो चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। प्रक्रिया पर बल है, बिल्कुल सही बात है भाई। चाइल्ड डेवलपमेंट में किया जाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है, ये चीजें तो हमको पढ़ानी है और आपको पढ़नी है। तो ये प्रक्रिया ही पढ़नी है हमको, ठीक है, और आपको हमको पढ़ानी है। ठीक है, तो प्रक्रिया में बल है, ठीक है भाई। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, वातावरण और अनुभव कह लो या वातावरण और हेरिडिटी कह लो, ठीक है, ये सारे फैक्टर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तभी आपका क्या देखने को मिलता है, बाल विकास या विकास की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। भाई गर्भावस्था से किशोरावस्था तक कह लो, या गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था कह लो, या गर्भावस्था से मृत्युअवस्था तक कह लो, कुछ ही कह लो इसका नाम। ठीक है, तो उपरोक्त सभी के साथ हम लोग चले जाएंगे, आंसर इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि विकास अंत्य क्रिया का फल है, इंटरेक्शन का फल है। बिल्कुल सही बात है। देखिए विकास के, मैंने कहा जितने भी जैसे डोमेन होते हैं या विकास की जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, आपस में इंटरेक्शन की वजह से होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जैसे स्कूल में पीएम पोषण योजना है, पहले जिसका नाम मिड डे मील की योजना थी। तो अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। तो जब ये दोनों डोमेन आपस में इंटरेक्ट बढ़िया तरीके से करेंगे, तो बच्चे का सामाजिक विकास भी अच्छा तरीके से देखने को मिलेगा। तो इंटरेक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, बच्चे का आपका विकास भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो भाई ये तो आपका पॉजिटिव हो गया। हमको देखना है नेगेटिव, और नेगेटिव का भाई और बहन जो भी मान लो नेगेटिव। ठीक है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। ठीक है, किसका? एक व्यवस्थित यानी एक सिस्टमेटिक सीरीज का अनुगामी। ये भी ठीक है भाई, एक सिस्टमेटिक तरीके से विकास होता है, उठना बैठना चलना दौड़ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से जैसे विकास होता है। ठीक है, यानी आपका जनरल टू स्पेसिफिक होता है, जो मैंने आपको बताया क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, एक इंडिविजुअल प्रोसेस है। बिल्कुल सही बात है। जैसे ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा तो 11 महीने में चलना सीख गया, दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीख गया, ऊपर अभी क्वेश्चन आया था ना। तो विकास कैसा होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग होता है। आप लोगों का भी तो विकास ऐसी हो रहा है, ठीक है, और आगे भी ऐसी होगा, आपके बच्चों का भी ऐसी होगा। हर किसी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये भी ठीक है आपका। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, नहीं, आपका विकास जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ना कि स्पेसिफिक टू जनरल। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, और गलत का भाई गलत आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और आपके कमेंट बंद हो गए, जरा आपके कमेंट को लिया जाए। ठीक ठीक है भाई, आ गए भाई आपके कमेंट्स, ये रहे स्क्रीन पर। ठीक, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि गामक विकास से, ठीक है, यहां पर दिया हुआ है आपका गामक विकास। तो चलिए देखते हैं भाई, गामक विकास से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। देखिए गामक विकास दिया हुआ है जिसके अंदर आप लोग दो स्किल्स पढ़ते हो, कौन कौन सी? एक तो फाइन मोटर स्किल, कौन सी? एक तो पढ़ते हो आप लोग फाइन मोटर स्किल,
ठीक है, और एक पढ़ते हो आप लोग ग्रोस मोटर स्किल्स। ठीक है, ये दो स्किल्स आप लोग पढ़ते हो इसके अंदर। फाइन मोटर स्किल्स के अंदर क्या होता है, जिसमें हमारे मसल्स का कम यूज होता है। क्या होता है, जिसमें हमारे मसल्स का कम यूज होता है। और ग्रोस मोटर स्किल्स के अंदर क्या होता है, जिसमें हमारे मसल्स का ज्यादा यूज होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे मसल्स का कम यूज हो रहा है, तो ये होता है आपका फाइन मोटर स्किल। जैसे अगर मान लीजिए आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखते देखते अगर मान लीजिए आपके पास में सांप आ जाए या आपके घर वाले आपको उठा के मार के भगाने लगे, आप लोग भागना शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा आपका ग्रोस मोटर स्किल, जहां पर आपके मसल्स का ज्यादा यूज हो जाएगा। ठीक है, तो दो प्रकार की स्किल्स इसके अंदर देखने को मिलती है। तो बेसिकली जो आपका ये गामक विकास है, इससे हमारा तात्पर्य जो हमारी मसल्स है इसके विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो इसमें क्या मस्तिष्क आएगा? नहीं। अधिगम नहीं। प्रशिक्षण नहीं। शक्ति और गति से है। किससे? पावर और स्पीड से मतलब होता है। किससे? पावर और स्पीड से मतलब होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, इसका आंसर बताना। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक पैर के ऊपर खड़ा है, तो यहाँ पर कौन सी आपकी स्किल्स का यूज हो रहा है? फाइन मोटर स्किल का, ग्रोस मोटर स्किल का? अगर कोई व्यक्ति एक पैर के ऊपर खड़ा हुआ है, एक पैर के ऊपर बैलेंस बनाकर उसने अपने शरीर को खड़ा किया हुआ है, तो कौन सी स्किल्स का यूज होगा? बताओ सही आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी हुआ था। ठीक है यार, ये इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों आ गया यहाँ पे स्क्रीन पर? ठीक है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, ये इसका आंसर आपको बताना है। इसको कहते हैं आपके वृद्धि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसके? आपको वृद्धि कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, आंसर आपका सेकंड सी हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसको पूरा निचोड़ दिया है। जो बच्चे अभी जुड़े हैं तो शुरुआत का क्वेश्चन देखना, पूरा इसको निचोड़ दिया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही भाई, आपका ग्रोस मोटर स्किल हो जाएगा। कौन सा? ग्रोस मोटर स्किल, जिसमें वो एक पैर पर खड़ा रहेगा। सही आंसर आप लोग बिल्कुल दे रहे हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो ठीक है, बाल विकास का जो स्टडी एरिया है वो कौन सा है, उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक ठीक है भाई, ये है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। इसको हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ वृद्धि और विकास ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जितनी व्यवस्था है आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सभी तो हम लोग अध्ययन करेंगे ना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो भाई आपका सही हो जाएगा। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। तो ये तो भाई आज भी हम लोग कर रहे हैं कि क्या वातावरण का प्रभाव पड़ता है बाल विकास पर, तो ये तो हमने आज भी पढ़ लिया। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, ये भी आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया। तो जो जो चीजें हमने आज की क्लास के अंदर पढ़ी वो दो ऑप्शन के अंदर आ गई। जो चीज नहीं पढ़ी, एक क्वेश्चन पढ़ लिया था वैसे इसका जो गलती से आ गया था। ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो भाई उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ये बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, ये सभी चीजें हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? बाल विकास के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। ठीक है सर, आपके क्लासेस सीटेड वीटेड दोनों पेपर पास किया हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, अब आगे के पेपर पास करिए। जो पेपर पास कर लिए वो बहुत बढ़िया। ठीक है, विकास का एक अधिनियम है कि जो विकास के जो प्रतिमान के विभिन्न काल है उनमें खुशी जो होती है वो अलग अलग होती है। हाँ भाई, उसके प्रतिमान में जो खुशी होती है वो अलग अलग होती है। पर्टिकुलर इस साल में खुशी होगी, किसी साल में गम होगा। अब वो हमको ये देखना है कि किस साल में खुशी होती है और किस साल में गम होता है। अपने अकॉर्डिंग मत देखना कि इस साल में तो भाई मुझे ये वाली चीज मिली थी तो मुझे खुशी है, इस साल में ये चीज नहीं मिल पाई तो मुझे गम है। विकास के प्रतिमान के अकॉर्डिंग हमको चलना है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मत चल लेना कभी। ठीक है, पहला इस नियम अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष, जीवन का जो पहला साल है सबसे अधिक खुशी का काल होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, हम लोगों ने यहाँ पर कदम रखा, इस जीवन के अंदर कदम रखा, तो पहला साल खुशी का वर्ष होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। इस बात को तो हर कोई मानोगे या नहीं मानोगे? इस बात को हर कोई मानोगे। ठीक है, दूसरा वय संधि। ठीक है, जो वय संधि होती है जो लड़के और लड़कियों के अंदर, जो मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताई, तो जो वय संधि शुरुआत होती है, ठीक है, तो वो जो काल है वो जीवन का प्रथम वर्ष भी और जीवन का सबसे अधिक सुखी का, खुशी का काल होता है। यार खुशी का काल नहीं होता। देखो, जब लड़के और लड़कियों के अंदर जो वय संधि की शुरुआत होती है ना, तो जो ये किशोर होते हैं ना, लड़के लड़के होते हैं, वो बहुत डर जाते हैं। उनके अंदर ये होता है यार हमारे शरीर के अंदर ही क्या चेंज देखने को मिल रहे हैं।
ठीक है। जैसे लड़कियों के अंदर मान लीजिए ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है, तो उनको लगता है यार हमारे शरीर के अंदर ऐसा मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, बड़ी डर जाती है वो, ठीक है। हालांकि उनको उनकी मदर की तरफ से सपोर्ट मिल जाता है, वो बताती है कि भाई मतलब ये कुदरत का नियम है और ये सभी के साथ होता है, हम सभी के भी साथ होता है, तो उनको एक सपोर्ट मिल जाता है। बट बेसिकली जैसे लड़के होते हैं, तो जो लड़के होते हैं उनको सही सपोर्ट नहीं मिल पाती, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, फिर वो अपने दोस्त यार से पूछते हैं, वहां पर वो मिसगाइडेड हो जाते हैं, उनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो इसको देख रहे हैं, इसी की देख रेख के लिए सरकार की तरफ से कई सारे प्रोग्राम भी चलाए गए, एपी भी चला गया, ठीक है, एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाया गया, ताकि जब ये किशोर इस स्टेज के अंदर आते हैं, लड़के हो या चाहे लड़की हो, तो इनको एक्यूरेट गाइडेंस, एक्यूरेट अथॉरिटी के द्वारा दी जाए, ताकि ये इधर उधर मान लीजिए इंटरनेट से अपने दोस्त यार के थ्रू या XYZ कोई भी अननेसेसरी नॉलेज अपने पास ना रखे और मिसगाइड ना हो पाए, क्योंकि ये सबसे खतरनाक पीरियड होता है जो वय संधि का टाइम पीरियड होता है। और आदमी इसमें अपने दोस्त यारों से ही सलाह लेता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो डिस्कस करना नहीं चाहते इन चीजों को। इसी के अंदर एक चीज देखने को मिलती है जिसके ऊपर काफी डिस्कस किया जाता है, जिस बात को मैं भी कहता हूँ कि सेक्स एजुकेशन को भी करिकुलम के अंदर ऐड किया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम के अंदर इसको ऐड किया जाना चाहिए। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस वाली बात को कहा गया था, विचार करने के लिए भी कहा गया था, बट आई थिंक इसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा भी है, ठीक है, उनको ये चीज बतानी चाहिए कि जैसे गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, ठीक है। ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट छोटे बच्चों को सिखानी चाहिए। अगर कोई अच्छी हाई ऑथोरिटी का आदमी उनको सिखाएगा, अच्छी गाइडेंस वाला आदमी उनको सिखाएगा, तो ये सही गाइडेंस अगर छोटी बच्चे शुरुआत से ही बच्चों को मिलेगी, स्कूल के थ्रू मिलेगी और अच्छी किताबों के थ्रू उनको मिलेगी, तो बच्चा मिसगाइडेड बिल्कुल नहीं होगा। तो करिकुलम के अंदर इसको ऐड किया जाना चाहिए, ठीक है, पाठ्यक्रम के अंदर इनको ऐड किया जाना चाहिए, किताबों के अंदर इनको अच्छी नॉलेज के साथ इनको ऐड किया जाना चाहिए, ताकि बच्चा छोटी एज में भी मतलब परेशानी में ना हो, और जब बच्चा वो एडोलसेंस के अंदर जाए, किशोरावस्था के अंदर जाए, तब भी वो परेशानी के अंदर किसी प्रकार से ना आए, ठीक है। तो इसके ऊपर संज्ञान लेकर शायद कुछ ना कुछ जल्दी एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये खुशी का काल नहीं होता, ये दुखी का काल होता है। जो वय संधि होता है किसका काल होता है? दुखी का काल होता है। हर कोई इससे गुजरा हुआ है और सब टेंशन में रहते हैं जब ये टाइम पीरियड आता है, वय संधि का टाइम पीरियड आता है, ठीक है। और अलग अलग होता है वो, तो हल्का फुल्का 1-2 साल का अंतर होता है। जैसे लड़कियों की बात करें तो लगभग 11 से 13 में शुरू हो जाता है, लड़कों में कहीं 10 से 12 भी दिया रहता है, 12 से 13-14 भी दिया रहता है, ठीक है। लगभग वरना 1-2 साल का अंतर रहता है। वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी वाला काल होता है, ठीक है, इसको एक बार को देख सकते हैं। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। आंसर आपका 4th सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। हाँ, आगे जाके चीजें समझ पाए, ठीक है, और मतलब कोई किसी प्रकार से बच्चों के साथ मिसयूज ना कर पाए, ठीक है, उनको प्रताड़ित ना कर पाए किसी प्रकार से, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसके ऊपर नजर डालते हैं कि एक बच्चे की जो वृद्धि होती है और विकास होती है, इसके अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है, कि बच्चे की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, तो वो किस प्रकार से हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा रहेगा? मनोविश्लेषण विधि, ठीक है। तो इसमें तो क्या किया जाएगा मनोविश्लेषण विधि के अंदर? ये सबसे बढ़िया मेथड रहेगा, नहीं रहेगा? तुलनात्मक विधि, तुलना तो हमें कभी भी बच्चों की नहीं करनी। जब आपके जो बच्चे होते हैं उनकी सभी के अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो कंपैरिजन वहां पर कहां से हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। विकासीय विधि, ठीक है, डेवलपमेंट मेथड, हर बच्चे का ये देखना है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है, किस स्पीड से बढ़ रहा है, तो डेवलपमेंट मेथड के थ्रू उनको देखा जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर 3rd हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों यानी पेरेंट्स के साथ कम आनंदित होता है, वह संबंधित है किससे? अब क्या होगा सर, हम भी अपने पेरेंट्स के साथ कम आनंदित होते हैं, ठीक है। तो गधो ये छोटे बच्चों के साथ बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए बताइए ये किसके साथ संबंधित है, वो आपको बताना है, या आप बड़े वाले भी ले सकते हो, ठीक है। आप लोग इस स्टेज से ऊपर जा चुके हो वैसे, लेकिन आप लोग ले सकते हो। शारीरिक विकास से, आप शारीरिक विकास तो आप लोगों का हो चुका है, ठीक है, शारीरिक विकास से तो नहीं लोगे। मानसिक विकास से, वो तो मैंने बताया 6 साल की उम्र में लगभग 90% तक हो जाता है, तो ये भी होने से रहा। भाषा विकास से, वो भी आप लोगों का हो चुका है। सामाजिक विकास से, किससे? सामाजिक विकास से। जैसे मान लीजिए किसी का सामाजिक विकास नहीं हो पाया,
तो ना तो अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करेगा ज्यादा, ना ही अपने दोस्त यार से इंटरेक्ट करेगा, ना ही अपने टीचर से ज्यादा इंटरेक्ट कर पाता है। एक तरीके से बच्चा इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी को जीने लगता है, ठीक है, अपने में गुमसुम तरीके से जीना स्टार्ट कर देता है बच्चा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे का सामाजिक विकास भी होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते भाई आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र रहता है, फिजिकल डेवलपमेंट का जो एरिया रहता है वो कौन सा रहता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। शारीरिक विकास का क्षेत्र, इनके कमेंट मेरे सारे पिछले वाले आते हैं, ठीक। इसके ऊपर देखते हैं। पहला है नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, जो आपका नर्वस सिस्टम रहता है, ठीक है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र के अंदर आएगा। अगर आपका नर्वस सिस्टम सही नहीं है तो क्या आपका शारीरिक विकास सही प्रकार से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पूरा शरीर ही बेकार हो जाएगा। तो नर्वस सिस्टम इसके अंदर आपका मेन फैक्टर होता है, किसका, आपके शारीरिक विकास का। तो नर्वस सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके शारीरिक विकास के लिए। नर्वस सिस्टम के अलावा आपकी क्या आ जाएगी, ग्रोथ, वृद्धि। अगर वृद्धि ही नहीं होगी शरीर की सही प्रकार से तो बच्चे का शारीरिक विकास सही प्रकार से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ग्रोथ का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है शारीरिक विकास के लिए। ग्रोथ के अलावा इसी के अंदर आ जाएगी आपकी मोटर स्किल, क्या आ जाएगी, इसी के अंदर आ जाएगी आपकी मोटर स्किल्स, इसी के अंदर आ जाएगी, जिसके अंदर मैंने आपको बताई फाइन मोटर स्किल और आपकी ग्रोस मोटर स्किल आ जाएगी, ठीक है। इनका होना भी आपके शारीरिक विकास के लिए होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए ना कि किस चीज के लिए ज्यादा मेहनत लगानी है और किस चीज के लिए कम मेहनत लगानी है। पेन पकड़ने के लिए ज्यादा मेहनत थोड़ी लगाओगे, ठीक है, कम लगाओगे, ठीक है। तो मोटर स्किल इसके अंदर आपकी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसी के अंदर आ जाता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाता है। कौन सा आ जाता है इसी के अंदर, आपका एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाता है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां इसी के अंदर आ जाती है, जो हार्मोन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करती है, ठीक है। तो ये इसी के अंदर आपकी आ जाएगी, एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाएगी। ये सभी आपके फिजिकल डेवलपमेंट के एरिया हो जाते हैं, ठीक। तो आंसर जो इसके अंदर आ जाएगा वो आपका फर्स्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक, नर्वस सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, तो परिपक्वता का संबंध किससे है ये आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए परिपक्वता का संबंध किससे है, ठीक। देखिए परिपक्वता का संबंध पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। एक तो आपका जेनेटिक डिस्पोजिशन से हो जाएगा, जिसमें आपका हेरिडिटी आ जाएगा, और ये सब किसकी वजह से हो जाता है, जब आदमी का डेवलपमेंट यानी कि विकास होता है। तो सीधा सम लगाना है इसमें आंसर आपको फर्स्ट, पहला, ठीक है। तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आदमी का विकास होता जाता है या जैसे जैसे आदमी की मेच्योरिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आदमी का विकास भी होता जाता है, ठीक है। अब आप लोग मैच्योर होते जा रहे हो तो आपका विकास भी होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद मुझे अपना स्कोर बताना कि कितना आप लोगों का स्कोर हुआ है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। इन्होंने विकास को क्या माना है, एक सतत और धीमी प्रक्रिया माना है। तो आप लोगों को बताना है ये किसने कहा था, कोल्चेनिक, पियाजे, स्किनर। तो ये आपके स्किनर साहब ने कहा था। आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे हम लोग टेट वगैरह के एग्जाम देखते हैं ना, तो टेट वगैरह के एग्जाम में ये डेफिनेशन और स्टेटमेंट आ जाती है। ये DSSB का एग्जाम भी देख लेते हैं तो उसमें आपकी मतलब पूछी जाती है डेफिनेशन वगैरह, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। भाई अभी नोटिफिकेशन का कुछ नहीं पता, उसके ऊपर एक बार नजर डालेंगे बाद में, ठीक है। देखिए इसके ऊपर अब नजर डालते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। ऐसा क्या बात हुई भाई, भाई रूमी अलग कर सकती थी, पूजा अलग कर सकती थी, तो सभी का विकास तो मैंने बताया ना अलग अलग इंडिविजुअल रूप से अलग अलग प्रकार से होता है। तो ये तो कुछ बात नहीं हुई उच्चारण करने पे। और देखे जो बच्चे का जो भाषा विकास भी होता है ना, वो भी अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए 2 से 3 महीने का बच्चा होता है, वो पहले कुइंग यानी कि अनुकुंजन करना स्टार्ट करता है, यानी कुछ वोवल होते हैं उनको बोलना शुरू करता है। उसके बाद बच्चा कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन बोलना स्टार्ट कर देता है, का, खा, पा, मा, बा, इस तरीके से बोलना शुरू कर देता है।
फिर बच्चा लगभग 6 या 8 महीने का होता है तो बच्चा बबलिंग करना शुरू कर देता है, दा बा बा पा, इस तरीके से बबलिंग करना शुरू कर देता है। जैसे ही बच्चा आपका 1 साल का होता है, ठीक है, 1 साल के आसपास का होता है, तो कुछ अपना 2 या 3 वर्ड बोलना शुरू कर देता है बड़ी मुश्किल से, और 2-3 वर्ड आपको पता ही है कौन से है, मम्मा, पानी, ठीक है, या मम, इस तरीके से बोलना शुरू कर देता है। वो भी बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते डुलते बोलता है। जैसे ही बच्चा 1.5 साल का होता है, तो 1.5 साल का बच्चा टेलीग्राफिक स्पीच आ जाती है बच्चे के अंदर। कौन सी? टेलीग्राफिक स्पीच बच्चे के अंदर आ जाती है। यानी 2-3 छोटे-छोटे शब्दों को मिलाकर एक छोटा-सा सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देता है बच्चा, यानी टेलीग्राफिक स्पीच जो बच्चे के अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार से बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा का विकास हो जाता है, ठीक है? लेकिन ये जो भाषा का विकास जैसे मैंने आपको बताया है, तो ये भाषा का विकास जरूरी थोड़ी है कि बच्चा जैसे ही 2 महीने का हुआ तो एक पर्टिकुलर मतलब ये 2 महीने का कह रहा हूँ, 2 महीने का हुआ तो पर्टिकुलर वोवल बोलना स्टार्ट कर देगा। क्या पता 4 महीने में बोलना शुरू करे। जैसे मान लीजिए टेलीग्राफिक स्पीच लगभग 1.5 साल में आएगी, क्या पता यार उसमें 2 साल में आनी स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो विकास होता है तो पर्टिकुलर आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग चलेगा ना, बच्चे के ऊपर निर्भर है ना, वो तो किस प्रकार से चलेगा। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आई। विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं, सटीक तो बिल्कुल नहीं करते। इसलिए जो विकास होता है वो सटीक जो ये भविष्यवाणी वर्ड यूज कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, प्रतिमान के अकॉर्डिंग, वो बिल्कुल नहीं बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों ही भैया आपके क्या हो गए? गलत हो गए, ठीक है। क्या हो गए? दोनों आपके गलत हो गए, ठीक है। चलिए, ये आपके टोटल के टोटल भाई खत्म हो गए। 25 क्वेश्चन थे। 25 में से मुझे ईमानदारी से बताओ आपका कितना स्कोर हुआ है, और ये बताओ 25 में से आपको इंटरेस्ट आया है या नहीं आया पढ़ने में, वो भी बताओ। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास क्लास नंबर 2, तो क्लास नंबर 2 के अंदर मैं आपको डेवलपमेंट की स्टेज बताऊंगा। क्या बताऊंगा? डेवलपमेंट की स्टेज बताऊंगा। आई थिंक आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में शायद कोई चीज बची नहीं होगी जो लगभग आज आपकी कंप्लीट ना हुई हो, ठीक है। और एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए, फिर उसके बाद और बढ़िया तरीके से इनको निचोड़ देंगे, ठीक है। बताओ ईमानदारी से कितना आपका स्कोर हुआ है, और कोई सवाल कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ यार, आने दो। बिहार 7th फेज का या सीटेट का, चाहे आपका यूपीटेट सुपरटेट कुछ भी आए, आने तो दो। इनका तो कुछ पता ही नहीं है यूपीटेट सुपरटेट का, ठीक है। बिहार का और सीटेट का एटलीस्ट कुछ उम्मीद तो है। पूछे क्या है? डीएसएसबी की भाई एप्लीकेशन के ऊपर रहेगी क्लास, एप्लीकेशन के ऊपर चल रही है उसकी क्लास, ठीक है। हाँ ले दिया भाई। राम आ रही है 24 में से 25 नाम लो हमारा, ले दिया भाई आपका नाम। अगला क्लास कल 8 बजे, ठीक है। जो क्लास रहती है ठीक 8 बजे रहती है, तो 8 बजे आप लोग आ जाना। 8 बजे क्लास रहती है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू। तारीफ कर रहे हो आप लोग, ठीक है। स्कोर बढ़िया है आप लोगों का। एंड आई थिंक आपको ये मतलब बढ़िया लगा ना कंसेप्ट, जैसे टॉपिक लिया और टॉपिक से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए और फिर उनको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको क्वेश्चन भी मिल गए और साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिल गया आपको थोड़ा डिटेल में, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा होगा समझाने का, ठीक। नहीं, बिहार का अगर आपको भी पढ़ना है तो आप डी ट्रिपल एस बी की क्लास ले सकते हो, केवीएस की मत लेना, डी ट्रिपल एस बी वाली की ले सकते हो जो एप्लीकेशन के ऊपर है, ठीक है। ठीक है भाई। नहीं, सुपर टेट के लिए भी बैच नहीं आएगा। आप डी ट्रिपल एस बी वाला अगर आपने कर लिया तो सुपर टेट वालों को ले जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए कल मिलते हैं 8 बजे, और तब तक आप लोग अपना पढ़ते रहना, ठीक है। और गुड नाइट, टेक केयर। अपने दोस्त यारों को बता सकते हो कि क्लास स्टार्ट हो गई है। मिलता हूँ आपसे कल 8 बजे।